हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। तो मूवी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक छोटे से शहर से जिसका नाम है थुत्तुकुड़ी, जो कि समुद्र से घिरा हुआ है और जितने भी मेनली ट्रेड्स होते हैं वो समुद्र के रास्ते से ही होते हैं। ये मुंबई की तरह ही एक पोर्ट है। फिर यहाँ पर एक मछुआरे के गांव को भी दिखाया जाता है जिसका नाम है थुथुर और कहानी इसी गाँव की है। अब हम 1982 का सीन देखते हैं जहाँ गाँव के लोग समुद्र के किनारे रात के समय खड़े होते हैं। वहीं गाँव वालों के साथ एक पादरी भी था जो कि एक कासल के सामने खड़ा होकर बाइबल पढ़ रहा था और उस कासल में से काफी तेज आवाजें आ रही थी। इस कासल में गांव की सबसे बुरी आत्मा कैद थी जिसने जिंदा रहते समय काफी बुरे बुरे काम किए थे और एक दिन गांव वाले उससे इतना परेशान हो गए कि उसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया। तब मरने के बाद वो आदमी अभी भी नहीं रुका और उसकी आत्मा ने पूरे गांव को शापित कर दिया। आए दिन गांव में रहस्यमय तरीके से मौतें होने लगी, इसलिए यहाँ पर पादरी को बुलाया था जो कि इस बुरी आत्मा से गाँव वालों की जान बचा सके। अब पादरी का कहना था कि तुम्हारे गाँव में जो भी मौतें हो रही है वो इसी बुरी आत्मा के कारण हो रही है और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें इसे सी ब्राइल देना पड़ेगा। सी ब्राइल मतलब जल समाधि। वैसे ये गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी, ये गांव का पुराना कल्चर था, लेकिन सी ब्राइल सिर्फ गांव के रिस्पेक्टेड लोगों को दिया जाता था जिन्होंने लाइफ में सिर्फ अच्छे काम किए हैं और यह गांव की प्रथा है। लेकिन अब मजबूरी में इन्हें इस श्रापित आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इसे भी सी ब्राइल देना पड़ेगा। ऐसा करने से गाँव वालों के ऊपर से तो श्राप हट जाएगा, लेकिन फिर वो श्राप समुद्र में फैल जाएगा और इस कासल के आसपास जितनी भी मछलियाँ वगैरह आएंगी वो भी खत्म हो जाएंगी, जिससे ये गाँव वाले भी फिशिंग करने के लिए समुद्र में नहीं जा सकते और अगर ये गए तो वो बुरी आत्मा इन्हें छोड़ेगी नहीं। हालांकि इन गांव वालों की रोजी रोटी तो फिशिंग करके ही चलती थी, पर हालात को देखकर ये उन सब शर्तों को मान जाते हैं। फिर पादरी के कहने पर गांव वाले सोने को पिघलाकर उस कासल के ऊपर सोने की सील लगाते हैं, लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बिजली गांव पर गिरने के कारण गांव में आग लग जाती है और गांव के कुछ लोग आग बुझाने लगते हैं। वहीं पादरी इस रिचुअल को पूरा करते हुए कासल को बोट में डालकर कुछ गाँव वालों के साथ समुद्र के बीचों बीच जाकर उस कासल को कहीं डाल आते हैं। फिर पादरी के आने के बाद उस समुद्र के रास्ते को बंद कर दिया जाता है और पादरी अब पूरे गांव वालों को फिशिंग करने के लिए मना कर देते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कोई भी फिशिंग करने नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों की उल्टी खोपड़ी थी जो रात के समय में फिशिंग करने के लिए जाते हैं। असल में ये उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनका गुजारा ही फिशिंग से चलता था। जिसके बाद समुद्र में फैला शराब उन सभी को मारकर उनकी लाश समुद्र किनारे फेंक देता है। इसी तरह कुछ लोगों की मौतों को देखकर वहाँ की सरकार समुद्र में फिशिंग करना ही बैन कर देती है। तब गाँव वाले चोरी चुपके दूसरे गाँव में फिशिंग करने पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी दूसरे गाँव वालों से उनका झगड़ा हो जाता है और अब थोड़ा गांव वालों के लिए समस्या बढ़ती जा रही थी और फिशिंग और स्विमिंग के अलावा इन्हें कुछ आता भी नहीं था। इस बुरी हालत में सरवाइव करने से अच्छा उन्होंने अपनी जान देना ही सही समझा और धीरे धीरे कई लोग फांसी लगाकर मर गए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2009 में, जहां हम किंग नाम के लड़के को देखते हैं जो कि समुद्र की ओर ही देख रहा था और इसके पापा की मौत भी समुद्र में फैले शराब की वजह से हुई थी। वो भी सब कुछ जानने के बाद भी फिशिंग करने गए थे। वहीं किंग को यह भी बात पता होती है कि यहाँ समुद्र श्रापित है और किसी को भी इसमें जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन इन सब चीजों को वो नहीं मानता और हमेशा समुद्र में जाकर उस रहस्य का पता लगाने की जिद करता रहता है। लेकिन उसके दादा उसे ये सब चीज करने से मना करते हैं, लेकिन किंग उनकी बात नहीं सुनता और उनसे बहस करने लगता है कि पूरा थुत्तुकुड़ी फिशिंग करता है तो यहाँ हमारे गाँव में रोक क्यों लगाई गई है। तब उसके दादा बताते हैं कि समुद्र में जो बुरी आत्मा है उसकी दुश्मनी सिर्फ हमारे गाँव से है और वो उसे पूरी कहानी सुनाते हैं, लेकिन किंग को अभी भी इस कहानी पर यकीन नहीं होता। तब यहाँ पर एक थॉमस नाम का आदमी आता है जिसकी गाँव वाले काफी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि जब गाँव वाले भुखमरी से जूझ रहे थे तब थॉमस ने आकर गांव वालों को बचाया था। लेकिन ये सब उसने तरस खाकर नहीं करा था, इसके पीछे उसका एक मास्टर प्लान था। दरअसल थॉमस एक गैंगस्टर है जो गांव में फैली भुखमरी के चलते गांव वालों से स्मगलिंग का काम कराकर उन्हें कुछ पैसे दे देता है। खैर फिर थॉमस किंग से कहता है कि तुम अपने पापा वाली गलती मत करना, तुम मेरे साथ काम करो, खूब पैसा कमाओ और अपनी लाइफ अच्छे से जियो। तब थॉमस उसे एडवांस में पैसे देकर कहता है कि जब बड़े हो जाओगे तो मेरे साथ काम करने आ जाना। वहीं किंग के हाथ में पैसे आते ही वो तो कुछ और ही सोचने लगा था। उसका सोचना था कि वो जल्द से जल्द काफी सारे पैसे कमाकर एक बोट खरीदेगा और फिर समुद्र के बीचों बीच जाकर गांव वालों को साबित कर देगा कि ये समुद्र श्रापित नहीं है और वो वहाँ से फिशिंग करके जरूर आएगा। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम 2025 में, जहाँ हम देख पाते हैं कि थॉमस अब काफी बड़ा गैंगस्टर बन गया है और पूरे थुत्तुकुड़ी में उससे पूछे बिना कोई भी फिशिंग नहीं करता। वही थुतुर गाँव में उसे लोग फरिश्ते की तरह समझते हैं। यहाँ गाँव में जब भी किसी की मौत होती तो वो अपने आदमियों के जरिए उस परिवार के लिए पैसे भिजवा देता था। फिर हम किंग को देखते हैं जो कि काफी बड़ा
गया था और वो थॉमस के लिए काम करता है। जो पैसे थॉमस को भिजवाने होते थे वो किंग के जरिए ही भिजवाता है। इधर किंग के दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं किंग उन पैसों से जुआ खेलने लगता है और किंग की हमें यहाँ एक और बात पता चलती है कि उसे जुए में कोई हरा नहीं सकता। फिर यहाँ पर वो जुआ जीतने के बाद वो पैसे लेकर परिवार वालों को दे देता है और जीते हुए पैसे में से कुछ पैसे अपने पास भी रख लेता है। वहीं हम रोज को भी देखते हैं जो कि किंग की गर्लफ्रेंड है और वो किंग की सारी हरकतों के बारे में जानती है। उसी टाइम रोज किंग को अपनी जेब में कुछ पैसे डालते हुए देख लेती है और उस पर भड़कने लगती है कि तुम कभी नहीं सुधरने वाले। मगर किंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे तो जल्द से जल्द एक नई बोट खरीद कर समुद्र के रहस्य का पर्दाफाश करना है। फिर रात को किंग के दादा को एक सपना आता है जिसमें किंग बोट लेकर समुद्र के बीचों बीच चला गया था, जहाँ पर काफी सारी बुरी आत्माओं ने उसे घेर लिया था। इतने में उसके दादाजी की आंख खुल जाती है और यह सपना उनको अक्सर आया करता था। वो बस यही विनती करते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा कुछ भी न हो। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं जो रात को अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है। तब किंग के दादा उसके लिए खाना लेकर आते हैं और किंग उनसे नशे में कहता है कि एक दिन मैं जरूर एक नाव लेकर समुद्र में जाकर रहस्य का पता लगाऊंगा। जिस पर उसके दादा कहता है कि मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर दादा चले जाते हैं और वहाँ पर एक बेंजामिन नाम का लड़का आता है जो कहता है कि मेरे घर की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। और बेंजामिन रॉबर्ट का बेटा था जो कि पहले थॉमस का कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, लेकिन वो उसके साथ फ्रॉड करके भाग गया था। तब किंग के दोस्त मना कर रहे होते हैं कि हम एक गद्दार के बेटे को अपने साथ नहीं रखेंगे, लेकिन किंग उस पर तरस खाकर कहता है कि मैं अन्ना से बात करके देखूंगा। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठकर अपनी बहन को याद कर रहा होता है। तभी उसे अपनी बहन समुद्र के किनारे पड़ी हुई दिखती है और वो भागता हुआ उसके पास जाता है। तभी उसकी बहन उसका पैर पकड़ लेती है और जैसे ही वो अपनी शक्ल घुमाती है तो उसे देखकर लड़का डर जाता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी की तरह दिख रही थी। तभी किंग के दोस्त गॉडसे की आंख खुल जाती है और ये सिर्फ एक सपना था। असल में गॉडसे की बहन बचपन में ही गायब हो गई थी जिसकी लाश समुद्र किनारे मिली थी। यहाँ समुद्र श्रापित होने के अलावा यहाँ पर एक और मामला भी था। दरअसल हर महीने यहाँ पर एक लड़की गायब हो जाती थी जिसकी लाश अगले दिन समुद्र के किनारे मिलती थी। अब इसका कुछ भी पता नहीं चला था कि ये कौन सा श्राप था। खैर फिर अगले दिन बेंजामिन गॉडसे के घर आता है और आज वो उसे थॉमस से मिलवाने के लिए ले जाने वाला था। जहाँ थॉमस के पास पहुंचकर थॉमस कहता है कि इसकी क्या गारंटी है कि ये मुझे अपने बाप की तरह धोखा नहीं देगा। तब किंग कहता है कि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, जिस पर थॉमस किंग के कहने पर बेंजामिन को काम पर रख लेता है। इसके बाद किंग बेंजामिन को काम सिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है और हम पहली बार देख पाते कि थॉमस किंग से क्या काम करवाता है। दरअसल ये लोग सी कुकुम्बर की स्मगलिंग करते थे जो समुद्र में इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। इसकी फिशिंग करना सरकार ने 2001 में ही बैन कर दिया था। इसके बावजूद भी चोरी चुपके इसकी स्मगलिंग होती रहती है क्योंकि बाहर विदेशों में इसकी काफी डिमांड है। अब श्रीलंका में ये इलीगल बेचा जाता है तो इंडिया वाले इसे इलीगल तरीके से श्रीलंका पहुंचाते हैं, जिसके बाद श्रीलंका वाले लीगल तरीके से इसे बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। खैर फिर एक दिन रात को किंग और बेंजामिन फिश को सप्लाई करने श्रीलंका बॉर्डर पर जा रहे होते हैं और यहाँ बेंजामिन को काफी स्मार्टली वर्क करते हुए देखते हैं। उसे काम करते करते काफी एक्सपीरियंस भी हो गया था और जब वो बॉक्स देखता है तो उसे उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। वो कहता है कि सी कुकुम्बर का वेट इतना ज्यादा नहीं होता, बॉक्स में कुछ और भी है और वो उसे खोलकर चेक करने के लिए कहता है। लेकिन किंग थॉमस के लिए लॉयल था और वो बेंजामिन को चाटा मारकर कहता है कि तू अन्ना पर शक करेगा, चुपचाप अपना काम कर। तभी श्रीलंका वाली बोट भी आ जाती है। फिर ये आपस में हेरा फेरी करने लगते हैं, लेकिन उतनी देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस को देखकर वहाँ ये लोग भागने लगते हैं। तभी पुलिस इन पर गोलियां चलाती है जिससे बचने के लिए सब अपनी अपनी कॉकपिट में चले जाते हैं। लेकिन उधर बेंजामिन गोलियां चलते हुए देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया था और वो पानी में कूद जाता है। तब किंग उसे देखकर बेंजामिन को बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन एक गोली बेंजामिन को लग जाती है, जिसके बाद किंग उसे किसी तरह समुद्र किनारे लेकर आता है और यहाँ बेंजामिन की मौत हो गई थी। तब किंग और उसके साथियों को यह देखकर काफी ज्यादा दुख होता है और किंग के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मछलियों की स्मगलिंग के लिए पुलिस हम पर गोलियां क्यों चलाएगी, कहीं बेंजामिन का शक सही तो नहीं था। तब वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है और बेंजामिन का शक सही था। थॉमस इनसे फिश के साथ ड्रग्स की स्मगलिंग भी करवाया करता था। किंग को ये बात पता चलते वो सीधा थॉमस के पास आता है और उससे दुश्मनी मोल ले लेता है। वो कहता कि मैं तेरी सच्चाई सबको बताकर रहूंगा, जिस पर थॉमस कहता कि जा चला जा, तेरी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। खैर अगले दिन बेंजामिन का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। तब थॉमस अपने आदमियों से वहाँ पैसे भिजवाता है, लेकिन किंग उन्हें पैसे देने नहीं देता और झगड़ा कर कर वहाँ से भगा देता है। फिर रात को किंग समुद्र में जाने के बारे में सोच रहा था, तभी उसे उसके दादा की कहानी याद आती है, जिसके बाद कहानी पास्ट में जाती है 1982 में, जिसमें हमें पता चलेगा कि वो श्रापित आत्मा किसकी थी जिसे कासल में बंद कर कर समुद्र में फेंका गया था। सबसे पहले हमें यहाँ पता चलता है कि जो किंग के दादा मार्टिन है वो उसके असली दादा नहीं है। किंग के असली दादा का नाम तो सोलोमन है। मार्टिन तो एक अनाथ लड़का था जिसे सोलोमन ने गोद लिया था और सोलोमन उस टाइम पे गांव का मुखिया था। उस टाइम पर सी कुकुम्बर की फिशिंग पर बैन नहीं था, इसलिए ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गांव वाले उसकी फिशिंग करने लगे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद गांव के लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। तब सोलोमन गांव वालों से कहता है कि मैं इस समस्या का निवारण जल्दी करूंगा। फिर सोलोमन रात को अपने दोस्त बॉस के पास आता है
और उसे सारी बात बताता है कि गांव के लोगों ने सी कुकुम्बर की फिशिंग चालू कर दी है, जो कि उन्हें समुद्र में काफी नीचे मिलते हैं और इसके लिए उन्हें काफी अच्छी स्विमिंग आनी चाहिए, पर अपनी सांस अच्छे से न रोक पाने के कारण उन लोगों की जान जा रही है। अब बॉस को भी काफी अच्छी स्विमिंग आती थी क्योंकि वो फौज में था। हालांकि अब वो बूढ़ा हो चुका था तो उसके लिए ट्रेनिंग देना संभव नहीं था, मगर गाँव का टीचर एंथनी इस स्किल में माहिर था। तो बॉस सोलोमन को एंथनी से बात करने के लिए कहता है क्योंकि बॉस ने ही उसे सिखाया था। फिर बॉस एंथनी के घर जाकर उसे स्विमिंग सिखाने के लिए कहता है, जिस पर शुरुआत में तो एंथनी नहीं मानता, पर समझाने के बाद वो मान ही जाता है। इसके बाद जब वो स्विमिंग करने के लिए समुद्र में जाता है तो वो भी वहाँ से वापस नहीं लौटता और उसकी लाश वापस आती है, जिसकी लाश को देखकर बॉस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं सोलोमन कहता है कि इतना अच्छा स्विमर भी जिंदा नहीं बच सका, यानी समुद्र में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर कुछ दिनों बाद सोलोमन इन सब चीजों का जिम्मेदार बॉस को बताता है और उसका पर्दाफाश करते हुए कहता है कि बॉस के पास काफी सारा सोना मिला है। और फिर वो यहाँ पर काफी शॉकिंग बात रिवील करता है कि बॉस यहाँ के मछुआरों को टॉर्चर करके समुद्र की गहराई में पड़ा सोना निकलवाया करता था, लेकिन हर कोई समुद्र के इतने डीप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता था, इसलिए कुछ लोग मारे भी जाते थे। और अपने लालच को पूरा करने के लिए बॉस सबकी लाइफ को खतरे में डालकर उनसे काम करवा रहा था। जब एंथनी को बॉस की सच्चाई पता चली तो बॉस ने उसे भी मार दिया, इसलिए अब वो खुद बॉस को मारते हुए गाँव वालों के सामने लेकर आया है इंसाफ करने के लिए। तब ये सुनते गाँव वाले बॉस को पत्थर मार मार के खत्म कर देते हैं, लेकिन मरने के बाद भी बॉस का लालच खत्म नहीं हुआ था। उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी और वो वापस अपना बदला लेने आ गई थी, इसलिए उसके लालच और गुस्से से बचने के लिए उसके कासल पर उसी के सोने को पिघला कर सील लगाई गई थी। और उसके बाद जो भी हुआ वो तो आपको पता ही है। फिर कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम रोज को देखते हैं वो रात को अपने घर में अकेली होती है, तभी उसे आकर कोई उठा ले जाता है। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं जो समुद्र के किनारे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ लोग किसी को नाव में डालकर समुद्र में ले जा रहे हैं। तब किंग अपने दोस्तों के साथ जाकर उन्हें रोकता है और वो देखता है कि इसमें तो रोज है जिसे किडनैप करके थॉमस के आदमी ले जा रहे थे। तब ये लोग थॉमस के आदमी से पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे थे, जिस पर थॉमस के आदमी बताते हैं कि ये एक तरीके का रिचुअल है उस श्रापित आत्मा को शांत करने के लिए, और हर महीने वो एक कुमारी लड़की को समुद्र में डाल देते हैं। जो ये सब वो थॉमस के कहने पर करते हैं। तब गॉडसे को भी समझ आ जाता है कि उसकी बहन इसी रिचुअल के चक्कर में मारी गई और वो अपना आपा खोकर थॉमस के आदमी को मारने लगता है। तब किंग उसे रोकता है और कहता है कि इन्हें मारने से क्या होगा, ये सब तो थॉमस का किया धरा है। और यहाँ किंग सोचने लगता है कि समुद्र का श्रापित होना महज एक कहानी है, जिसका फायदा उठाकर थॉमस हमसे ड्रग्स स्मगलिंग करवाया करता है। और अब वो समुद्र में जाने की ठान लेता है। अब यहाँ समुद्र में जाने के लिए उसे बोट चाहिए थी, लेकिन किंग के पास बोट थी ही नहीं, इसलिए वो थॉमस की बोट चुराने का सोचता है। फिर रात में किंग थॉमस की बोट चुराने पहुँच जाता है, जहाँ थॉमस के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी किंग थॉमस की बोट चुरा लेता है। और जब थॉमस का आदमी उसे बताने के लिए कॉल करता है तो थॉमस का फोन भी किंग ही उठाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बोट के साथ साथ किंग ने थॉमस को भी उठा लिया था। अब किंग और उसके दोस्त समुद्र में निकल जाते हैं रहस्य का पता लगाने के लिए, और उसने थॉमस को भी किडनैप करके बोट के बेसमेंट में रखा हुआ था। आधे रास्ते में पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि इस बोट में तो रोज भी आ गई है, जिसे यहाँ समुद्र का सच जानना था। तब किंग की रोज से काफी बहस होती है और फिर किंग उसे अपने साथ आगे चलने के लिए कह देता है। इसके बाद कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक से किंग के दोस्त से एक लैंप टूट जाता है। फिर किंग जब बाहर जाने लगता है तो उसके पैर में कांच के टुकड़े घुस जाते हैं, जिसे देखकर किंग उन टुकड़ों को पैर से निकालकर समुद्र में फेंक देता है। और तभी उसकी नजर लैंप में से निकले हुए पेपर पर पड़ती है, जो वो पढ़ने लगता है। वहीं उसके खून से सने हुए कांच के टुकड़े के समुद्र में जाते ही अजीब सी चीजें शुरू हो जाती हैं। उन्हें अचानक से एक बोट की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। जैसे बोट से दूरबीन से चेक करता है तो वो बोट एकदम से गायब हो जाती है, जिसके बाद हर जगह से उसी हॉर्न की आवाज आ रही थी। तभी मौसम भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। फिर ये समुद्र में देखते हैं तो इन्हें काफी सारे कंकाल पड़े हुए दिखते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि समुद्र सच में श्रापित है। इसके बाद समुद्र में काफी बुरे तरीके से तूफान आता है और ये लोग एक झटका लगते ही बेहोश हो जाते हैं। फिर जब सबको होश आता है तो वो देखते हैं कि उनका एक दोस्त गायब है। थोड़ी देर ढूंढने पर उन्हें वो एक कोने में बैठा हुआ दिखता है, जो डर के मारे काफी कांप रहा था। जब ये लोग उसके पास जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ, इस पे वो बताता है कि मुझे खून से भरी खोपड़ी मिली है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ किंग के दादा को पता चल जाता है कि किंग समुद्र में गया है, तो वो उसे बचाने के लिए दूसरी बोट लेकर समुद्र में निकल पड़ते हैं। वहीं किंग और उसके दोस्त भी समुद्र से निकलना चाहते थे, लेकिन अब उनका कोई भी गैजेट काम नहीं कर रहा था। तभी इनकी बोट को चारों तरफ से कोहरा घेर लेता है और रोज को एक फिश दिखती है, जो कि अचानक से मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसे देखकर रोज काफी डर जाती है, तो किंग उसे संभालता है। जिसके बाद ये सभी दोस्त दोबारा से साथ में खड़े होते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि इनका दोस्त दोबारा से गायब हो गया है, जिसे खोपड़ी मिली थी। दरअसल वो डर के मारे बेसमेंट में चला गया था, जिस रूम में थॉमस को बंद किया था। तब किंग उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है और जैसे उसके दोस्त को पता लगता है कि किंग उसे ढूंढ रहा है, तो वो दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन बाहर तो उल्टा हो रहा था। किंग के सामने 3-4 रूम थे, जिनमें से एक साथ नॉकिंग की साउंड आ रही थी। तब किंग रैंडमली एक दरवाजा खोलता है और वहाँ उसका दोस्त नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर था, जिसे देखकर किंग काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो देखते अचानक से गायब
गायब हो जाता है। तभी किंग के पीछे वाले रूम में से आवाज आती है और जैसे किंग रूम खोलता है तो उसे उसका दोस्त मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद किंग अपने दोस्त को ऊपर लेकर आता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी किंग और उसके दोस्तों को कुछ आवाजें आती हैं जैसे बोट पर आकर कोई कूदा हो। बाहर जाकर जब ये चेक करते हैं तो किंग के दादा बोट पर पड़े हुए थे। दरअसल किंग के दादा श्राप के कारण मारे गए थे। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे लोगों को किंग के दादा की लाश मिलती है और ये जो है उसके दादा का श्रापित वाला वर्जन है। इधर पानी में से एक दैत्य निकलता है जो उसके दादा को ले जाने आया था और वो उन्हें लेकर दोबारा पानी में चला जाता है जिसे किंग देखता ही रह जाता है। फिर तभी किंग अपने दादा के पीछे पानी में छलांग मारता है और उसका दोस्त भी पीछे पीछे कूद जाता है। अब किंग अपने दादा को ढूंढ ही रहा था, वहीं बाकी के दोस्त उन्हें बचाने के लिए पानी में रस्सी फेंक रहे थे। तभी गोडसे का पैर कोई पकड़ लेता है लेकिन गोडसे अपना पैर छुड़ाता है और देखता है कि ये तो उसकी दीदी है जो कि श्रापित होकर ज़ॉम्बी में बदल गई थी। तभी वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज बोट पर चढ़ने लगते हैं और ये सब वही लड़कियाँ थी जिन्हें थॉमस ने समुद्र में डलवा दिया था। यहाँ ये सब इतनी खतरनाक दिख रही थी कि डर के मारे कोई कुछ भी नहीं कर पाता और ज़ॉम्बी सबको पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ रोज हार नहीं मानती और ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है और फिर वो उन्हें मार मार कर अपने दोस्तों को भी छुड़ा लेती है। जिसके बाद ये सब कॉकपिट में जाकर बंद हो जाते हैं। तब गोडसे को अपनी दीदी बाहर दिखती है जिसे देखकर वो इमोशनल होने लगता है। तब गोडसे का दोस्त उसे चाटा मारकर होश में लाता है और कहता है कि ये तेरी दीदी नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। तभी वो ज़ॉम्बीज कॉकपिट के खिड़की का कांच तोड़ देते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग और उसका दोस्त अब बोट पर आ गए थे। तब ज़ॉम्बी का ध्यान उन पर चला जाता है और सभी लोग उन पर अटैक करने वाले होते हैं। जिसके बाद यहाँ किंग की ज़ॉम्बी से लड़ाई होती है लेकिन उसका दोस्त ज़ॉम्बी से फाइट नहीं कर पा रहा था। तभी थॉमस का एक आदमी अपने आप को छुड़ा लेता है और बाहर निकल जाता है। हालांकि उसे क्या पता था कि बाहर तो ये दैत्य भटक रहे हैं और जैसे वो बाहर आता है तो सारे ही ज़ॉम्बीज उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं जिनसे डर के मारे वो समुद्र में कूद जाता है और पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी पानी में कूद जाते हैं। अब ऐसे शायद इसलिए हुआ था क्योंकि वो थॉमस का आदमी था जिससे उनकी पर्सनल दुश्मनी थी। फिर किंग को याद आता है कि उसके दादा मरने से पहले कुछ इशारा कर रहे थे। तब किंग लैम्प से निकले पेपर को पढ़ने लगता है जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि असली कातिल बॉस नहीं बल्कि उसके असली दादा सोलोमन थे जो कि मछुआरों की लाइफ को खतरे में डालकर समुद्र से सोना निकलवाया करते थे। जिसकी सच्चाई बॉस को पता चल गई थी और उसने सोने के साथ उसे पकड़ लिया था। लेकिन तभी सोलोमन के साथ काम करने वाले लड़कों ने पीछे से बॉस पर अटैक कर दिया और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। जिसके बाद सोलोमन ने अपना सारा इल्जाम बॉस पर डाल दिया और गाँव वालों ने मार मार कर बॉस का ये हाल कर दिया था। हालांकि ये पूरी सच्चाई सिर्फ किंग के दादाजी जानते थे लेकिन वो डर के मारे किसी को कभी कुछ बता ना पाए और उन्होंने ये सब एक कागज पर लिखकर इस लैंप में डाल दिया था। अब किंग को यहाँ पर सब समझ आ जाता है कि बॉस एक प्योर सोल था लेकिन उसके साथ नाइंसाफी हुई है। जिसके बाद वह एक बैड सोल बन गया और पूरे गांव को श्रापित कर दिया। अगर उन्हें समुद्र को श्राप से मुक्त करना है तो उसके कासल का कुछ करना पड़ेगा लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि अगर वो समुद्र से उसे निकाल कर कहीं और गाड़ेंगे तो वह जगह श्रापित हो जाएगी। इसी दौरान बोर्ड के गैजेट्स दोबारा से काम करने लगते हैं। तभी किंग को आइडिया आता है और वो कहता है कि उस कासल को वो दोबारा से निकाल कर पास वाले एक सुनसान आइलैंड में जाकर गाड़ देंगे। जिसके बाद ये सब लोग कासल के पास जाने लगते हैं और थॉमस और उसके आदमी को भी इन्होंने बाहर ले जाकर बांध दिया था। लेकिन तभी इनकी बोट रुक जाती है और चेक करने पर पता चलता है कि इनकी बोट के फैन में जाल फंस गया है। तब किंग थॉमस के आदमी को वो जाल हटाने के लिए भेजता है और जब वो आदमी जाल हटाता है तभी पीछे से ज़ॉम्बी आकर उसे पकड़ लेता है। वहीं कासल ज्यादा दूर नहीं था तो किंग एक बड़ा रिस्क लेकर पानी में कूद जाता है कासल को लाने के लिए। फिर समुद्र की गहराई में पहुंचने के बाद किंग को काफी सारे कासल दिखते हैं और इन सभी को सी ब्रायल दिया गया था। लेकिन बॉस के कासल पर तो गोल्ड की सील लगी हुई थी जिसे देखकर किंग तुरंत पहचान जाता है। दूसरी तरफ बोट पर एक ज़ॉम्बी चढ़ गया था जो कि गॉडसे के पीछे था मगर गॉडसे को पता नहीं लग पा रहा था। वो तो किंग की ऑक्सीजन पाइप को किंग तक पहुंचाने में लगा हुआ था। तभी ज़ॉम्बी उसे उठाकर फेंक देता है और वो दूसरों पर भी हमला करने लगता है। वहीं किंग का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब वो पानी से बाहर निकल आता है और बाहर आते थॉमस किंग का गला पकड़ लेता है जिसने अपने आप को छुड़ा लिया था। यहाँ थॉमस भी एक काफी हैरान कर देने वाली बात बताता है कि सोलोमन के लिए मैं ही काम करता था, बॉस को मारने वाला भी मैं ही था और जब मैंने सोलोमन से सोने का 10% मांगा तो उसने मुझे मना कर दिया था। तब गुस्से में मैंने अपने लड़कों के साथ मिलकर सोलोमन को ही मार दिया और सोलोमन को मारने के बाद उसकी फैमिली को भी मैंने खत्म कर दिया था जिससे उसका सारा कारोबार और सोना मैंने हड़प लिया। वहीं किंग अपने दादा के साथ रहता था इसलिए वो बच गया था। जिसके बाद सोलोमन की आत्मा थॉमस के पीछे पड़ गई थी इसलिए वो गाँव छोड़कर बाहर भाग गया और फिर एक गैंगस्टर बन गया। वहीं उसके साथियों को सोलोमन की आत्मा ने मार दिया था। फिर वो ये भी रिवील करता है कि वो क्यों हर महीने कुंवारी लड़कियों को समुद्र में फेंका करता था। दरअसल जब एंथनी की लड़की ने बॉस के कासल को हाथ लगाया था तब वो कुछ देर के लिए शांत हो गया था क्योंकि वो एंथनी की लड़की को अपनी बेटी की तरह मानता था। इसलिए शराब को शांत करने के लिए वो हर महीने एक कुंवारी लड़की को समुद्र में फेंक देता था। लेकिन इस बार वो किसी को समुद्र में फेंक नहीं पाया था इसलिए किंग के दादाजी को शराब ने मार दिया था। अब जैसे ये सारी बातें बताने के बाद थॉमस किंग को मारने वाला होता है तब ये दोनों अचानक से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ थॉमस ने सोलोमन को मारा था और ये सब सोलोमन की आत्मा ने किया था। तभी सोलोमन की आत्मा
आकर थॉमस को मार देती है। फिर थॉमस से बदला लेने के बाद सोलोमन की आत्मा किंग से कहती है कि बेटा समुद्र में काफी सारा सोना पड़ा हुआ है जिसे मैं अभी तक बचाता आ रहा हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। जिसपे किंग कहता है कि आपके लालच की वजह से ही इतना सब कुछ हुआ है, मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ और ना ही मुझे सोना चाहिए, मैं तो बस यहाँ पर समुद्र को इस श्राप से मुक्त करने आया था। ये कहते किंग दोबारा से पानी में पहुँच जाता है। अब किंग को समझ आ गया था कि अगर उसे श्राप की ताकत कम करनी है तो उसे कासल को टच करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी किंग के सभी दोस्तों को मारने वाला होता है, मगर इतने में किंग उस कासल को टच कर लेता है जिससे श्राप की ताकत कम हो जाती है और वो सारे ज़ॉम्बी गायब हो जाते हैं। इसके बाद किंग के दोस्त उसे और कासल को ऊपर खींच लेते हैं। फिर मौसम भी ठीक हो जाता है और सब उस सुनसान आइलैंड में पहुंचकर उस कासल को वहीं गाड़ देते हैं। इससे समुद्र में लगा श्राप फट जाता है और वहाँ पर मछलियाँ आ जाती हैं। फिर किंग फिशिंग करके कुछ मछलियाँ पकड़ता है और गाँव में जाकर सबको बताता है कि अब हम फिशिंग कर सकते हैं, समुद्र का श्राप खत्म हो चुका है, जो सुनकर गाँव वाले खुश हो जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।